Hi guys, welcome back to my channel. Before starting the discussion, please do like, subscribe and share my video. So let's start the discussion. This video is in series of class 7th history NCERT, chapter 2 New Kings and Kingdom. So let's start the chapter. First topic is emergence of new dynasties. ओके सो एक्चुअली क्या हुआ था 7th सेंचुरी के टाइम पे बहुत सारे लैंडलर्स और विलेज चीफ इमर्ज हो रहे थे। तो क्या करा, जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे उन्होंने उनको अपना सबॉर्डिनेट माना, एक्नॉलेज देम एज सबॉर्डिनेट और सामंत और ऑल्सो कॉल्ड फ्यूडल लॉर्ड्स। सो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ अ सामंत। सामंत का काम क्या था? दे ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। ओके वो राजा के लिए गिफ्ट्स लाते थे और जो उनके ओवरलॉर्ड्स हुआ करते थे, एक जैसे सामंत, एक बड़ा सामंत हो सकता है, एक छोटा सामंत हो सकता है। तो एक छोटा सामंत अपने बड़े सामंत के लिए गिफ्ट लाता है। तो दिस वाज द पैटर्न दे फॉलो। ओके जैसे सी नाउ here is this, at this place is the king and this place is this bada samant and this place is the chota samant. So now this bada samant will take the gifts for this king and this chota samant will also take the gift for king and he will also take the gift for the chota samant. So this is the pattern they used to follow. Now how they came to power. अब हमने कहा सामंत एक्चुअली क्या हुआ था, टाइम के साथ उन्होंने पावर गेन कर दी थी। बट कैसे कैसे उन्होंने पावर गेन करी सामंत ने? नाउ लेट्स चेक इट। सॉरी, हाउ दे केम टू पावर। सामंत गेन पावर एंड वेल्थ। सामंत ने धीरे धीरे पावर और वेल्थ गेन करी। ठीक है, अब आप ही सोचिए, किसी को तुमने थोड़ा सा एक बिजनेस का पोर्शन दे दिया और वो धीरे धीरे करके वेल्थ गेन करेगा ना, वेल्थ गेन करेगा तो पावर भी गेन करेगा। और ऐसे ही राजा में है, अब उन्होंने राजा ने एक तरह से छोटी सी पावर दे दी तो उसने धीरे धीरे करके उसको बढ़ा लिया। अब जैसे ही उन्होंने पावर बढ़ाई अपनी, उन्होंने क्या करा, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज महासामंत। So they declared themselves as Mahasamants. Okay. And sometimes they also declare themselves as Mahamandaleshwar. And Mahamandaleshwar का मतलब है the great lord of a circle or a region. और जैसे ही उन्होंने पावर गेन करी तो उन्होंने अपने ओवरलॉर्ड से इंडिपेंडेंस ले ली। अब जैसे हमारे पास कुछ सामंत्स के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ऐसे पावर गेन करी और किंग बन गए। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है कदम्बा महेश्वरम, गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र सेकेंड एग्जाम्पल, एंड राष्ट्रकूट इन डेक्कन। देन हमारे आते हैं चोलास इन साउथ। तो हमारे ये 4 एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द सामंत्स हु गेन पावर एंड वेल्थ। ओके, अब एक और फैक्ट की बात है कि जो हमारे कदम्बा महेश्वरम और गुर्जर प्रतिहार थे वो हमारे ब्राह्मण्स थे। दैट इज द फैक्ट। ओके गिव मी सम मिनट्स। हाँ, हमारे जो गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र थे वो ब्राह्मण्स थे। और क्योंकि हमने अब तक देखा है कि ब्राह्मण्स का काम क्या होता है कि वेदास पढ़ें, टीचिंग्स दें और सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाएं, है ना। ब्राह्मण्स का कभी भी काम रूल करना नहीं रहा है। बट यहाँ पे उन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़कर उन्होंने राजा बनने का सोचा एंड दे एस्टेब्लिश द सक्सेसफुली एस्टेब्लिश द किंगडम। सो दे ओके, एंड अब आता है कहाँ जो हमारे कदम्बा महेश्वरम है, उन्होंने अपना किंगडम सेटअप किया था। कहाँ पे स्टडी किया था भाई? कर्नाटका में। और जो हमारे गुर्जर प्रतिहार है उन्होंने राजस्थान में। अब ना आपको एक और हमने पढ़ा था थर्ड, राष्ट्रकूट हमारे तीसरे वो थे, क्या कहते हैं, सामंत। तो अब हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं।
राष्ट्रकूट कहाँ है? डेक्कन में है, ठीक है, और वो है सबऑर्डिनेट टू चालुक्य, ठीक है। तो बेसिकली सबऑर्डिनेट ऑफ चालुक्य है, दैट मीन्स वो चालुक्य के सामंत हैं। और 18वीं सेंचुरी में दांतेदुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट चीफ था, उन्होंने अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रो किया, यानी उन्हें हराया और एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम है हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा का लिटरली मतलब होता है गोल्डन बॉल, और ये जो रिचुअल है वो परफॉर्म किया जाता है टू गेट द रीबर्थ ऑफ अ सेक्रीफाइसर इज अ क्षत्रिय, ओके। लाइक उनका बिलीव था कि अगर वो हिरण्यगर्भा कर देंगे तो वो क्षत्रिय बन जाएंगे, मे बी और वो लोग ना हो बर्थ से क्षत्रिय। अब उनकी पॉलिसीज़ कैसे वर्क करती थी? जो नए किंग्स थे ना, उन्होंने बहुत सारे टाइटल्स जो नए किंग्स थे उन्होंने बहुत सारे हाई साउंडिंग टाइटल्स अडॉप्ट कर लिए थे, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला है हमारा महाराज अधिराजा, ओके, महाराज अधिराजा, दैट इज मीनिंग ग्रेट किंग और ओवरलॉर्ड्स ऑफ किंग। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज त्रिभुवन चक्रवर्ती, द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स। बट एक्चुअली रियलिटी ये नहीं थी टाइटल्स की। टाइटल्स की रियलिटी ये थी कि वो ना तो महाराज अधिराज थे, ना ही त्रिभुवन चक्रवर्ती थे। उनको अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी। दे यूज्ड टू शेयर द पावर। पर किससे पावर शेयर करते थे? वो शेयर करते थे एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स से एंड ब्राह्मण से एंड इवन विद द सामंत्स, ओके। आई हैव नॉट मेंशन हियर सामंत, प्लीज नोट डाउन, ओके। जैसे कि अब तक हम देखते आ रहे हैं कि सामंत के साथ उन्होंने अपनी पावर शेयर करी है, ओके। अब ना नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब रिसोर्सेज कैसे आते थे और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, ओके। लेट मी फर्स्ट इरेज इट। अब उन्हें रिसोर्सेज कहाँ से मिलते थे किंग्स को? दे यूज्ड टू कलेक्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम पीजेंट्स and peasants, cattle keepers and artisans. Wait, let me keep it bit below. Please give me a minute, guys. Okay, done. So now you can see. Are you able to see? Wait, let me first rub it and let me underline it again. Okay, now. Okay, so that is peasants, cattle keepers and artisans. अब उन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया कि रिसोर्सेज इन लोगों से कलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन अब कैसे? या तो वो ये वाला यहाँ पे ना वो वाला फंडा बनाया है, या तो प्यार से या मार से। तो पहले तो परसुएट करो, अगर परसुएट करने से ना माने तो कंपेल करो, ठीक है। They were persuaded or compelled to surrender part of what they produced. तो पहले तो जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका कुछ पार्ट उनसे लिया जाता था, और उसके बाद फिर रेंट पे लिया जाता था जिस जगह पर वो काम कर रहे थे, टू लॉर्ड हु वाज दैट ही ओन द लैंड। तो जो उनका लॉर्ड हुआ करता था, ओवरलॉर्ड, उसका मतलब है कि वो उस लैंड का मालिक है, तो उसको उन लोगों को रेंट भी पे करना पड़ेगा। अब रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर। तो ये 3 तरह से हमारे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। अब इन जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इनका यूज़ क्या है? ये किंग को फाइनेंस करते थे, रिसोर्सेज फाइनेंस करते थे किंग के इस्टेब्लिशमेंट को, और इनसे टेम्पल्स और फोर्ट्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। और तीसरा पॉइंट इज आई हैव मेंशन हियर, बट प्लीज सॉरी, आई विल एडिट द PDF एंड अपलोड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी यहाँ पे आप एक लोग एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, यहाँ पे वॉर, इट वॉज ऑल्सो यूज टू फाइट द वॉर, सॉरी आई हैव मेंशन इट हियर, इट वॉज ऑल्सो यूज टू फाइट द वॉर। So these were the 3 uses of the resources used to finance king's establishment, for construction of temples and forts, and used to fight war. अब वॉर क्यों फाइट करेंगे? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इससे हम वॉर से हमें मिलती थी वेल्थ,
वॉर्स लीड टू एक्विजिशन ऑफ हेल्थ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ प्लंडर। प्लंडर मतलब लूटपाट। जब कोई राजा कोई लड़ाई लड़के जीता था तो जहाँ से वो जीता था वहाँ से लूटपाट मचा के सारे जो कीमती सामान था वो ले जाता था। और वॉर से हमारे पास नए लैंड के लिए एक्सेस मिल जाता और ज़्यादा लैंड मिल जाता था और ट्रेड रूट्स भी मिल जाते थे। जो उस एरिया में ट्रेड रूट्स आएंगे वो तो हमें मिलेंगे ही। तो ये 3 सिग्निफिकेंस हो गई हमारी वॉर की। अब हु यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू ओके, दिस वॉज फंक्शनरी, दे वर स्पेसिफिक फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू। और वो जनरली रिक्रूट करी जाती थी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से। रिक्रूट मतलब उनको लाइक अपॉइंट करना पोजीशंस को, पोजीशन पे। और दिस पोजीशंस वर हेरिडिटरी। सो यू कैन आई कैन थिंक दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे जो पोजीशंस हमारी हेरिडिटरी थी, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थी ऑलरेडी, तो मे बी देज वर द रीजंस फॉर द सामंत गेटिंग पावर। वेट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। ठीक है, अब हम इतना पढ़ रहे हैं इनके बारे में, अब हमें कैसे पता कि वो लोगों ने कैसे अपने आप को वेलियन एंड विक्टीरियस दिखाया होगा राजा ने, हमें कहाँ से पता चलता है ये सब चीज़। तो ये सबसे पता चलती है प्रशस्ती से। तो उस टाइम पे काफ़ी सारी प्रशस्तीज लिखी गई थी जिसमें एक राजा को एज अ वेलियंट विक्टीरियस वॉरियर दिखाया है। ओके, सो लेट मी अंडरलाइन। और ये जो प्रशस्ति से इनको कौन लिखता था, ये दे वर कंपोज बाय द लर्न ब्राह्मण्स। और मल्टीपल टाइम कम कई बार ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण्स थे इनके मल्टीपल रोल्स हुआ करते थे। दे ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू। ओके, सो ब्राह्मण्स के 2 रोल हो गए अभी तक कि वो एक तो प्रशस्ति लिखते थे और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। और अब हमें इतना कर रहे हैं, किंग को कुछ तो देना पड़ेगा। किंग क्या देता था, उनको लैंड ग्रांट्स दिया करता था। किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय द ग्रांट ऑफ लैंड। इन सबको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था, दे वर ऑल रिकॉर्डेड ऑन अ कॉपर प्लेट। ठीक है, और ये कॉपर प्लेट उनको दे दी जाती थी जो ये रिसीव करता था लैंड ग्रांट। ओके, अब 12th सेंचुरी में एक बहुत लंबी सी पोयम है संस्कृत में जो कि बताती है हमारे पर हमको कि कश्मीर के ऊपर जिन लोग किंग्स ने रूल किया उनकी हिस्ट्री। बट द फैक्ट इज दिस इज नॉट प्रशस्ति, कि हमने कहा प्रशस्ति को के बदले में उनको इनाम मिलता था लैंड ग्रांट्स के तौर पर, लेकिन ये प्रशस्ति नहीं है। ये एक ऑथर ने लिखी है, उनका नाम है कल्हाना। प्रशस्ति में क्या होता था, वो इनाम के लालच में किंग की बुराइयाँ कभी नहीं लिखते थे, सारे किंग की तारीफ लिखते थे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। He was often critical about the rulers and his policies. ठीक है, और इसने क्या करी, वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऐसे यूज़ किए हैं जैसे कि हमारे इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस एंड अर्लियर टू राइट हिज अकाउंट। सो अब अनलाइक द रूलर्स ऑफ प्रोसीजर ही वॉज नॉट क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड पॉलिसीज। ये नहीं कि मुझे सिर्फ तारीफ ही करनी है राजा की, उसने बुराइयाँ भी लिखी हैं राजा की। तो ये हम एक प्रोसेस का ड्रॉबैक कह सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड टॉपिक कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव टू वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब क्यों वेल्थ के लिए क्यों वॉर होती थी, वाई एंड हाउ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। एक्चुअली क्या था, रूलिंग डायनेस्टीज थी हमारी, वो स्पेसिफिक रीजन के ऊपर रूल किया करती थी। ठीक है, एंड समटाइम्स दे यूज ट्राई टू कंट्रोल ओवर अदर एरियाज, बट इट वॉज नॉट इजली पॉसिबल ना। कि लाइक अब आप ही सोचिए, आपका अपने एरिया में रूल कर रहे हो, आप चाहोगे किसी और के एरिया में भी रूल करो, तो बट इट इज़ नॉट सो इजली पॉसिबल। उसके लिए आपको लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इस टाइम पे क्या था, एक एरिया ऑफ फोकस क्या था, वो थी कन्नौज।
Kannauj and Ganga Valley. Okay, I think I have done some mistake. Wait guys, let me first do this error. Yes, please I am not able to do it right now, but please put the space here in the between, that is in Ganga Valley. Okay. क्यों, अब पहले तो ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों था भाई, अब सवाल यही आता है कि क्यों इट वॉज कन्नौज। कन्नौज हमने तो बोला गंगा वैली, और गंगा वैली काफ़ी फर्टाइल एरिया है, तो डेट वॉज दिस वन। उस टाइम पे जो हमारा प्राइम ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था, तो इसलिए दिस वॉज द एरिया ऑफ दिस फोकस। सब लोग इसी को कंट्रोल करना चाहते थे, और मेनली जो इसके लिए लड़ाई करी वो जिन्होंने वो थे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहारा और पाला डायनेस्टी। ठीक है, these were the three dynasty. Can anyone tell me where is this dynasty? Okay, where did Rashtrakuta rule, Gujar Patihar rule and Pala rule? So if you know, please mention in the comment section. I will definitely see to it. And this fight between all the three dynasties were called tripartite struggle. Okay. So if the question comes in exam like what is tripartite struggle, so this was the tripartite struggle. Now next come we read about सुल्तान मोहम्मद गजनी ऑफ अफ़गानिस्तान। उन्होंने इंडिया के ऊपर 1997 से एक्चुअली नॉट इंडिया, जहाँ भी ना रूल किया वो 1997 से 1030 तक रूल किया है, क्योंकि उन्होंने कभी इंडिया के ऊपर रूल नहीं किया, तो उन्होंने हमेशा लूटपाट मचा के चले गए थे, बट दे नेवर रूल्ड ऑन इंडिया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, मैंने जैसे कहा कि उन्होंने प्रॉपरली कभी इंडिया पर रूल नहीं किया, तो बस उन्होंने इंडिया में रेड करी थी। उन्होंने अपना जो मेन कंट्रोल था वो कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया था, ओवर सेंट्रल एशिया और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो दिस वाज एरिया ऑफ कंट्रोल इन दिस टाइम। एंड उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एवरी ईयर रेडेड ऑन इंडिया। उन्होंने इंडिया में हर साल रेड करी थी। रेड का मतलब क्या होता है, रेड इज़ आना और लूट पर मचा के चले जाना। वो लड़ाई रूल करने के लिए नहीं करते थे, सिर्फ वहाँ से वेल्थी मटेरियल्स को लेके जाने के लिए करते थे। और उनका टारगेट क्या था रेड का टारगेट था वेल्थी टेम्पल्स। और जैसे कि सोमनाथ उनका एक बहुत स्पेसिफिक टारगेट था। इनफैक्ट इट इज टोल्ड दैट इंडिविजुअल सोमनाथ वॉज रेडेड 16 टाइम्स। उन्होंने सोमनाथ को 16 टाइम्स रेड किया था गजनी ने। एंड उसको और वेल्थ का क्या यूज़ करते थे, इतना सारा लेके जाएंगे कुछ इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपना स्प्लेंडेड सिटी एट गजनी बनाया था। गजनी में उन्होंने अपना बहुत सुंदर शहर बनाया था, और वहाँ पे वो क्या करता था, सारा लूटपाट का सामान जाके लगा देता। अब तो ये तो हो गया कि उन्होंने क्या क्या किया, बट इसमें पता कहाँ से चला व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ गजनी एंड इट्स रेड। दैट वाज अल-बिरूनी रोट अबाउट हिम। ठीक है, अल-बिरूनी क्या था, ही वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द पीपल ही कॉन्कर्ड। सो उन्होंने क्या करा, इंटरेस्टेड स्कॉलर थे जिनका नाम था अल-बिरूनी। उनको इंटरेस्ट किया कि वो उनके बारे में अकाउंट्स लिखेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हमारे मोहम्मद गजनी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द राजपूत किंगडम। In 1200 they were Rajput got emerged as a dynasty. So now let's read about the Rajputs. In Rajputs we will first study the Chahamanas, which are actually you may not understand what is Chahamanas, but you may be knowing what is Chauhans. Okay, so they were also known as Chauhans. So don't get confused with the word Chahamanas in your book. It was mentioned, and they were actually known as Chahamanas. They were also called Chauhan. उन्होंने कहाँ रूल किया था, उन्होंने दिल्ली और अजमेर के ऊपर रूल किया था मेनली। एंड उन्होंने अटेम्प्ट किया था अपने कंट्रोल को एक्सपेंड करने के लिए वेस्ट और ईस्ट में, दोनों साइड उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करी थी। बट वो अपोज किए गए थे चालुक्य जो गुजरात के, है ना। अभी तक हमने देखा चालुक्य कर्नाटका में थे, बट थोड़े बहुत गुजरात में भी थे। तो गुजरात के चालुक्य ने अपोज किया, और गढ़वाल्स ने
और वेस्टर्न यूपी ने भी उन्हें अपोज किया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस बोथ ऑफ देम दे वर नॉट एबल टू एक्सपैंड। और इनमें एक चाहमनाज में एक बेस्ट नोन रूलर थे जो कि थे पृथ्वीराज III। उनकी फैक्ट की बात क्या है कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वो 1192 में मोहम्मद गौरी से हार गए। अब ये जो पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से 1191 में जो फाइट हुई है हमारी, इसको ना कुछ स्पेसिफिक नेम है, तो डू टेल मी द नेम कि जो ये मोहम्मद चौहान की 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ जो लड़ाई हुई है उसका पहली वाली लड़ाई का नाम क्या है, ठीक है। प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सी टू इट, ठीक है। ओके, सो एक्चुअली दैट्स गुड न्यूज़ कि हमारा ऑलमोस्ट हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। नाउ लेट्स move on to the another half part, and I am thinking we have extended our class a lot, so I will include it in next video. So guys, please do like, subscribe and share my channel, and please do please encourage me for more such videos if you are interested. थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस, ताकि मैं और बनाऊँ। ओके, सो लेट्स एंड दिस क्लास here only. Goodbye.